अस्सलाम वालेकुम क्लास आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लिटिल बिट रिवीजन फ्रॉम आवर प्रीवियस कोर्सेज। ठीक है, तो आपको जो है थोड़ा सा रिवीजन करना बताती हूँ मैं सी प्लस प्लस का। आई होप मेरी स्क्रीन आप सबको विजिबल हो। तो क्लास हम लोग पढ़कर आ चुके हैं सबसे पहले अपने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के कोर्स में। आप लोगों ने पढ़ा होगा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के कोर्स में आप लोग इफ एल्स स्टेटमेंट पढ़कर आए होगे, एरे पढ़कर आए होंगे, सिंगल डायमेंशनल, डबल डायमेंशनल, 2D एरे और सिंगल डी एरे पढ़कर आए होंगे, स्ट्रक्चर्स पढ़कर आए होंगे। इसी तरह से पॉइंटर्स भी आप लोग पहले से पढ़कर आ चुके हैं। तो आज मैं आप लोगों को इन सब टॉपिक्स का छोटा सा रिवीजन कराती हूँ। ठीक है, रिकॉल करवाती हूँ आपको थोड़ी सी प्रोग्रामिंग टेक्निक्स, ताकि आप लोगों को अगर आप लोग ब्लैंक बैठे हो तो आपको थोड़ा सा याद आ जाए कि हम लोगों ने क्या किया था एरे में, स्ट्रक्चर्स में, पॉइंटर्स में। हमने ये सब चीजें, इन सब चीजों में क्या देखा था, किस तरह से करा था। ठीक है, अच्छा आज के जो आपके टास्क हैं वो हम थोड़ी देर तक डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग चलते हैं अपने इफ एल्स स्टेटमेंट की तरफ। सही है क्लास? तो इफ एल्स स्टेटमेंट में आपको सिंपल पता है कि इफ की बॉडी में आप कंडीशन देते हैं और एल्स इफ की बॉडी में आपकी दूसरी कंडीशन होती है। फर्स्ट कंडीशन अगर वो ट्रू हो जाए तो फर्स्ट कंडीशन एग्जीक्यूट होती है, और जो भी एक्शन उस कंडीशन में परफॉर्म हो रहा होता है, उसकी ब्रैकेट में जो भी एक्शन परफॉर्म हो रहा होता है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। और एल्स इफ जो है वो अगर वो ट्रू नहीं होती, कंडीशन फॉल्स हो जाती है, तो एल्स इफ की कंडीशन जो है एग्जीक्यूट होती है। ये तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हम इन सब की कोडिंग करके देखेंगे। ये छोटे छोटे सैंपल कोड्स, बिल्कुल एक कुछ एग्जांपल्स मैंने लिखी हुई हैं आप लोगों के लिए। आप लोग क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ यहाँ से कॉपी पेस्ट करके रन करेंगे। मैं भी आपको रन करके दिखाऊंगी, लेकिन आप अपने पास भी रन करेंगे दोबारा, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कहाँ क्या हो रहा है। मैंने एक डॉक्यूमेंट भी बना दिया है आप लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ कोड्स का। तो वो डॉक्यूमेंट मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रही हूँ। आप लोगों को सिर्फ उस डॉक्यूमेंट को कॉपी पेस्ट करके अपने पास कोड रन करके देखना है कि हर कोड में हो रहा क्या है। अच्छा क्लास, हम लोग इंक्लूड कराते हैं आईओ स्ट्रीम। सबसे पहले मैं आपको बताऊं आईओ स्ट्रीम क्या चीज होती है। आईओ स्ट्रीम हमारे पास जो इनपुट आउटपुट स्ट्रीम्स हैं, इनपुट आई स्ट्रीम का मतलब होता है इनपुट और ओ स्ट्रीम का मतलब होता है आउटपुट। तो जो हम ये सी इन सी आउट करा रहे हैं, ये हम इसके थ्रू रिट्रीव कर रहे होते हैं। और यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी हम क्यों यूज कर रहे होते हैं, इसकी मैं बहुत सिंपल सी एक एग्जांपल देती हूँ कि अगर आपको आपकी क्लास में दो स्टूडेंट्स हैं जिनका नाम सेम है, लेट सपोज हम सेम नेम के दो स्टूडेंट्स लेते हैं, फॉर एग्जांपल अली नाम है, दो स्टूडेंट्स हैं और दोनों का नाम अली है, और मैं किसी अली को कॉल करती हूँ, तो आप लोग दोनों अली कंफ्यूज हो जाओगे कि मैं किस अली को कॉल कर रही हूँ। तो इसी तरह से यहाँ पर अगर मैंने कोई दो, अगर आप लोगों ने जो है इसी तरह से आपने नेमिंग कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। अगर आपकी कोई फंक्शंस दो डिक्लेयर कर दिए, तो एक स्ट्रक्चर बना दिया, एक फंक्शन बना दिया, कुछ भी इस तरह से सेम नेम के कुछ डिक्लेरेशन आपने कर दी है, तो उस कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करने के लिए हम नेम स्पेस यूज करते हैं। ठीक है, हम सबसे पहले हेडर फाइल्स में ये दो फाइल्स इसलिए डालते हैं। ये मैंने आपको एक बहुत बेसिक बात बताई है, जो कि आप लोगों को पता भी होगी, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ रिकॉल करवाने के लिए आपको बता रही हूँ। अच्छा, उसके बाद हम लोग देखते हैं, ये हमने एक इफ एल्स स्टेटमेंट का छोटा सा रिव्यू देखा, कोड हम बाद में रन करके देखेंगे। सबसे पहले देखें, इंटीजर लिया एज, सी आउट करवाया। सी आउट आपको पता है क्या होता है, कॉन्सोल आउटपुट होता है। सी आउट मींस कॉन्सोल आउटपुट। कॉन्सोल आउटपुट में आपने क्या करवाया, प्लीज इनपुट योर एज। इसी तरह सी इन कराया, इट मींस कॉन्सोल इन। कॉन्सोल से जो आपने इन कर लिया, यानी कि इनपुट इनपुट है। आपकी जो वीडियो थी वो कॉन्सोल वीडियो थी, कॉन्सोल विंडो थी। ठीक है, कंसोल विंडो पे हम काम करें, आपको पता है। तो कंसोल विंडो से जब हमने आउटपुट दिया था कंसोल विंडो को, तो जो आउटपुट आया वो हमने किस में सेव, इनपुट हमने इसमें सेव करा लिया, एज में। अब इसी तरह से हम आगे चले और हमने एक इफ की कंडीशन लगाई, एज इज लेसर देन 100, सी आउट हो जाए यू आर प्रीटी यंग। इफ एल्स इफ
एज इज इक्वल्स टू 100, यू आर ओल्ड। ठीक है, अगर एज लेस देन 100 है तो प्रिंट हो जाए ये मैसेज, और अगर एज इक्वल्स टू 100 है तो प्रिंट हो जाए ये मैसेज। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है? अच्छा, यहाँ पे हमने एक चीज स्किप की है, सी इन डॉट इग्नोर। सी इन डॉट इग्नोर हमने एक चीज मिस की है। ये क्या कह रहा है? थ्रो अवे एंटर। ये हम देखेंगे अभी कि इससे क्या हो रहा है। ठीक है, और सी इन डॉट गेट में भी देखेंगे हम कि क्या हो रहा है। सी इन डॉट गेट और सी इन डॉट इग्नोर दोनों में हम देखेंगे कि ये हमारे पास क्या, किस पर्पस के लिए यूज हो रहे हैं। ओके, अब सी आउट। अच्छा, ये अगर इक्वल्स टू वाली एल्स इफ वाली कंडीशन, इक्वल्स टू 100 वाली कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ये मैसेज प्रिंट होगा, अदरवाइज क्या मैसेज प्रिंट हो जाएगा? यू आर रियली ओल्ड। ठीक है क्लास, ये हम अभी करेंगे, प्रोग्राम करेंगे। अब हम बात करते हैं एरे की। क्लास, एरे क्या होता है? एरे एक बहुत ही सिंपल सी चीज है जिसको तुम लोग थोड़ा सा, एरे और पॉइंटर्स को तुम लोग थोड़ा सा ट्रिकी समझते हो, लेकिन ये बहुत 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 सिंपल है। आप देखें एरे क्या है। एरे क्या चीज है? एरे में हम लोग अपने वेरिएबल्स में क्या करते हैं? हम अपने वेरिएबल में सिंगल, हमारा अगर वेरिएबल होता है तो हम उसमें एक वेरिएबल में हम एक वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं। ठीक है, फॉर के लूप के थ्रू हम क्या करेंगे कि अगर हमने एक डेटा टाइप के मल्टीपल इनपुट्स लेने हैं और वेरिएबल्स में वैल्यूज सेव करानी है, तो हम सिंपली क्या यूज करते हैं? एरे। लेकिन हमारे पास एरे में शर्त ये होती है, जो मेन हमारी एरे का जो कॉन्सेप्ट होता है वो ये होता है कि हमारे पास एरे का डेटा टाइप, उन अपने हमारा जो डेटा है जो हमें स्टोर करवाना है, मल्टीपल डेटा जो वो हमें स्टोर कराना है, उसकी डेटा टाइप सेम होनी चाहिए। मतलब कि अगर एक इंटेजर है, अगर एक इंटेजर एरे है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ इंटेजर्स ही स्टोर होंगे। एक कैरेक्टर एरे है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टर्स ही स्टोर होंगे, स्ट्रिंग में स्ट्रिंग। इसी तरह से डिफरेंट टाइप्स, डेटा टाइप्स के ऑब्जेक्ट्स या डिफरेंट डेटा टाइप्स के डेटा जो है वो हमारी एरे में स्टोर नहीं हो सकता। हमें सिर्फ और सिर्फ एक जैसे सेम डेटा टाइप्स के वैल्यूज चाहिए। हमारा डेटा जो है सेम डेटा टाइप का होना चाहिए। अब हम जरा थ्योरी पढ़ते हैं। थ्योरी में हमें एरे की क्या कहा जा रहा है? An array is a container object that holds a fixed number of values of a single type. Yes, इसकी वैल्यू फिक्स क्यों है? क्योंकि हम एरे का साइज डिक्लेयर कर देते हैं, और अगर हम डिक्लेरेशन पे एरे का साइज नहीं बताते, जैसे हमने यहाँ नहीं बताया हुआ, तो बाय डिफॉल्ट वो क्या कर देगा? एरे का साइज 3 कर देगा। ठीक है क्लास, यहाँ पे क्लियर है सबको? अच्छा, ये याद रखना, एरे जीरो से अगर हमने एरे के साइज, अगर हमने एरे का साइज 4 रखा है तो 4 एरे का साइज जो है वो क्या, लेस देन इक्वल्स टू का जो हमने ये अभी, चलो ये मैं तुम लोगों को बताती हूँ। द लेंथ ऑफ एन एरे इज एस्टेब्लिश्ड व्हेन द एरे इज क्रिएटेड। ठीक है, ये वाली बात करें। आफ्टर क्रिएशन इट्स लेंथ इज फिक्स्ड हो जाती है लेंथ। यू हैव सीन एन एग्जांपल ऑफ एरे ऑलरेडी इन द मेन मेथड ऑफ द हेलो वर्ल्ड एप्लीकेशन। अब ये देखें क्लास, हमारे पास इसी तरह से हमने हेडर्स इंक्लूड कराया। वॉइड प्रिंट एरे के नाम से हमने एक फंक्शन ले लिया जिसमें हमने एक एरे पास कराई है इंटीजर arg, और एक इंटीजर पास कराया है लेंथ का। ये दो पैरामीटर्स हमने पास करा दिए। अब हमने क्या किया है? इंटीजर फॉर इंट n इक्वल टू 0 इनिशियलाइज कराया n को 0, और n इज लेस देन लेंथ होना चाहिए, n प्लस प्लस हो जाए। ठीक है, अब देखिए क्लास, हम ये +1 कर रहा है, ये कंडीशन है हमारे पास लेस देन लेंथ वाली। लेंथ क्या है? लेंथ हमने यहाँ पर जो इंटीजर लिया है वो है, और n हमने एक और इंटीजर डिक्लेयर करवाया है इंट के नाम से n, जिसको हमने 0 कह दिया। ठीक है, हम चाहे तो फॉर लूप के बाहर भी ये इंटीजर हम इनिशियलाइज करा सकते हैं, लेकिन हमने फॉर लूप के अंदर इनिशियलाइज करा दिया। फॉर लूप के अंदर इनिशियलाइज करा दिया इसलिए हमने इसको इंट लिखा है। अगर हम फॉर लूप के अंदर इनिशियलाइज नहीं कराएंगे, बाहर इनिशियलाइज करा देंगे, तो हम डायरेक्ट n इक्वल टू 0 से फॉर लूप को स्टार्ट कर देंगे। ये बहुत बेसिक बातें हैं जो आप लोगों को सबको पता होंगी, लेकिन मैं वापस आपको एक दफा रिकॉल करवा रही हूँ कुछ कॉन्सेप्ट्स, इसलिए मैं आपको दोबारा बता रही हूँ। अच्छा क्लास, अब हमने क्या किया? ये एक फॉर का लूप ले लिया जो हमारी एरे में क्या कर रहा है? इनपुट ले रहा है। सी आउट करवाया। सी आउट का क्या मतलब था? आउटपुट हो जाएगा क्या? argn। ठीक है, ये एरे में क्या कर रहा है? वैल्यूज को
प्रिंट करवाता जा रहा है। उसके बाद हमने अब मेन में आते हैं, हमारी हमने मेन में क्या किया, इंट फर्स्ट एरे लिया हमने अपना। हमने इस arg को सबसे पहले हमने फर्स्ट एरे के नाम से एक एरे मेन में हमने डिक्लेयर करवाई, जिसका टाइप इंटीजर था, और उसमें हमने डिक्लेरेशन के वक्त की वैल्यूज पास करा दी 5, 10 और 15। 5 वैल्यू एरो की 0 पोजीशन पे है, 10 वैल्यू एरो के फर्स्ट पोजीशन पे है, और 15 वैल्यू एरो की थर्ड पोजीशन पे। इसी तरह इंटीजर सेकेंड एरे ले लिया हमने। सेकेंड एरे में हमने 2, 4, 6, 8, 10 एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन पास करवा दिया वैल्यू। इसका मतलब है इसका साइज 3 और इसका साइज 5 हो जाएगा। तो हमने जब सेकेंड एरे को लिया तो हमारे पास 2 जो है वो एरे की 0 पोजीशन पर है, 4 एरे की फर्स्ट पोजीशन पे है। एरे ने मेमोरी में कोई स्पेस एलोकेट की होगी ना, तो उस एलोकेशन की बात कर रही हूँ। 0 पे है, 1 पे है, 2 पे है, 3 पे है, 4 पे। ठीक है, ये याद रखना, हमेशा एरे 0 से स्टार्ट होते हैं, एरे की लेंथ हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। ये जब मेमोरी में लोकेशन लेता है तो 0 से स्टार्ट करता है अपनी पोजीशंस को। अब प्रिंट एरे कराया, फर्स्ट एरे में हमने लेंथ क्या पास करा है, 3। अब प्रिंट एरे के फंक्शन को हमने कॉल कराया, जो कि हमने यहाँ पे ऊपर बनाया हुआ है प्रिंट एरे का फंक्शन, और उसमें हमने फर्स्ट पास करवाया फर्स्ट एरे हमारा ये था। ठीक है, और हमने साथ ही लेंथ की वैल्यू, इंटीजर लेंथ की वैल्यू हमने क्या दे दी, 3। इंटीजर लेंथ की वैल्यू हमने 3 दे दी। तो अब क्या होगा, ये जो लूप है ये कहाँ कब तक चलेगा, जब तक n इज लेस देन 3 होगा। यानी n जब n इक्वल्स टू 2 होगा तब क्या हो जाएगा, ये लूप, ये इस लूप की कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, थर्ड पे ये चलेगा ही नहीं। तो हमारे पास यही एरे है, हम इसी तरह से सिर्फ एरे को प्रिंट कर रहे हैं। इसी तरह से सेकेंडरी एरे को देखें, सेकेंडरी एरे में हमने लेंथ की वैल्यू क्या दे दी, 5, यहाँ 5 चला गया, और इंट arg में हमारे पास सेकेंडरी एरे चली गई। ठीक है, गॉट माई पॉइंट क्लास? आई होप आप लोगों को ये रिकॉल हो रहा हो। इसी तरह से 2 डायमेंशनल एरे को देखें कुछ इस तरह से। हमारे पास सिंगल डायमेंशनल एरे में देखें क्लास, हमारी अपनी मर्जी होती है, मतलब हम अपनी एजम्पशंस के अकॉर्डिंगली या मेमोरी अपने अकॉर्डिंगली सिंगल एरे में स्पेस देती है, या तो वो कॉलम्स की फॉर्म में दे देती है, सिंगल एरे की बात कर रही हूँ, या फिर वो रोज की फॉर्म में दे देगी। ठीक है, लेकिन होगी क्या, सिंगल डायमेंशनल। सिंगल डायमेंशनल में हमारे पास मेमोरी में सिर्फ एक ही बॉक्स मिलता है। ठीक है, ये इस तरह से एक ही तरह से हमारे पास अकेले बॉक्सेस अवेलेबल होते हैं, सेल्स होते हैं, डेटा सेल्स बेसिकली इनको कहते हैं। तो कलेक्शन ऑफ डेटा सेल्स एक ही होता है, या रो की फॉर्म में होता है या फिर कॉलम की फॉर्म में होता है। यानी कि ये 0 पोजीशन एरे की, ये फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड पोजीशन, ये थर्ड पोजीशन, या फिर यहाँ इस तरह से होगा, ये 0 पोजीशन, ये फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड पोजीशन, ये थर्ड पोजीशन, इस तरह से होगा। लेकिन हमारे पास जो 2D एरे आ जाता है, जब हमारे पास 2D एरे आ गया ना, तो इसका मतलब है रोज भी हमारे पास एलोकेट होंगी, रोज भी एलोकेट होंगी, और कॉलम्स भी एलोकेट होंगे। ठीक है, हमारे पास 2D एरे में ये काम होता है, रोज के लिए हमारे पास अलग स्पेस एलोकेशन होती है, और कॉलम्स के लिए हमारे पास अलग स्पेस एलोकेशन होती है। यानी कि 0 रो 0 कॉलम, 0 रो फर्स्ट कॉलम, ये वैल्यूज पुट करते वक्त भी हमें इसी चीज का ख्याल करना है। 0 रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो 0 कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो 0 कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। इसी तरह से हम क्या करते हैं, जो हमारा फर्स्ट लूप होता है वो रो के लिए होते हैं, और हमारा जो सेकंड लूप होता है वो कॉलम के लिए होता है। देखें गौर से, देखें, फर्स्ट रो को फिल कर रहे हैं, सेकंड कॉलम को फिल कर रहे हैं। यहाँ पर देखें, ये वैल्यूज देखें, 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2। तो फर्स्ट वाला जो हमारा लूप लगाएंगे हम, फॉर का लूप लगाएंगे अपनी वैल्यू को सेव कराने के लिए, वो होगा हमारा रोज की वैल्यू। और जो हम सेकंड कॉलम लूप लगाएंगे फॉर का, वो होगा हमारी कॉलम की वैल्यूज के लिए। ठीक है, यहाँ तक आई होप आप लोगों ने रिकॉल किया हो सब कुछ। अच्छा, यूजिंग नेम स्पेस, वापस हमने अपना कोड लिखना शुरू किया। मेन के अंदर आए हमने इंटीजर नंबर्स के नाम से, डेटा टाइप हमारी एरे का क्या है, इंटीजर। हमें कैसे पता चलता है कि एरे है, एरे हमें इस तरह से पता चलता है, ये स्क्वायर बॉक्सेस, ये स्क्वायर बॉक्सेस जो है ये एरे है। अगर हमने डिक्लेरेशन के वक्त ही स्क्वायर बॉक्सेस के अंदर कोई वैल्यू देख लिया, इसका मतलब है ये एरे का साइज है। ठीक है क्लास, डिक्लेरेशन के वक्त ही हमने अगर कोई वैल्यू देख ली है, इसका मतलब क्या है, ये एरे का साइज है।
साइज ऑफ एरिया, यानी कि 2 रोज है और 3 कॉलम्स है, ठीक है। इंटीजर नंबर्स 2 3। अब हमने क्या किया, फॉर रॉ के लिए लूप चलाया, रॉ इज लेस देन 2, रॉ प्लस प्लस, फिर कॉलम के लिए चलाया, कॉलम इज लेस देन 3, कॉलम प्लस प्लस। अब हमने यहाँ पर वैल्यू इनपुट ले ली, रॉ की वैल्यू हमारे पास जो है, रॉ की वैल्यू और कॉलम की वैल्यू हमारे पास इनपुट जा रही है, ठीक है। इसी तरह मैंने जो कोड लिखा है उसमें मैंने आप लोगों को आउटपुट भी दे के दिखाया है, डिस्प्ले करके भी दिखाया है एरे को, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि डिस्प्ले भी कैसे करते हैं। डिस्प्ले भी इसी तरह से करेंगे जैसे हम इनपुट ले रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ हमारी स्टेटमेंट चेंज होगी। हम यहाँ सी आउट करवा रहे हैं क्या, रो और कॉलम की वैल्यू, और सी इन करवा रहे हैं एरे में, और इस वहां पर हम सिंपल सी आउट करवा रहे होंगे एरे में, ठीक है। हमारी ये स्टेटमेंट सी इन वाली जो ये स्टेटमेंट है जो एरे में इनपुट ले रही है वैल्यू, उसको ये स्टेटमेंट चेंज होगी, बाकी लूप्स हमारे बिल्कुल सेम यही चलेंगे। सॉरी क्लास, सी इन की जगह हमारे पास सी आउट हो जाएगा, क्लियर है। अच्छा जी, बात आती है अब यहाँ पर स्ट्रक्चर्स की। अच्छा क्लास, स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? हमने बात की एरे की, एरे के अंदर हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, जितने भी जो भी डेटा एलिमेंट्स होते हैं, वो सब के सब सेम डेटा टाइप के होते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की, तो स्ट्रक्चर के अंदर जो डेटा एलिमेंट्स का ग्रुप या डेटा एलिमेंट्स को जो स्ट्रक्चर कंटेन करता है, वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स के एलिमेंट्स को भी कंटेन कर सकता है, डिफरेंट टाइप डेटा टाइप्स के डेटा को सेव कर सकता है। इसकी मैं एग्जांपल आपको ऐसे देती हूँ कि लेट सपोज मैं आपको एक रैपर देती हूँ, और उस रैपर के अंदर मैं आपको कहती हूँ मल्टीपल एलिमेंट्स आप डाल दें, और उस रैपर को आप बिल्कुल पैक कर दें। तो आप जब ये एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये एक कीवर्ड है, हम ये स्ट्रक्ट का कीवर्ड यूज करते हैं हमारा स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करने के लिए। आप स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो आपने क्या करना है, स्ट्रक्चर के बाद स्ट्रक्चर का नाम दिया, कि कोई भी सुटेबल नेम आपने उस स्ट्रक्चर को दे दिया। सॉरी क्लास। तो उसके बाद आपने उसमें जितने भी आपने डेटा टाइप्स के ऑब्जेक्ट डालने थे, डेटा डालना था, वो आपने डाल दिया, और फिर उसके बाद उस पैकेट को बंद कर दिया, ठीक है। यहाँ पे उस पैकेट को आपने बंद कर दिया। अब जब उस पैकेट को खोलने की बारी आएगी, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी कि पैकेट कहाँ पे खुल रहा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हम एक बात करते हैं पर्सन स्ट्रक्चर की। पर्सन स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, कि पर्सन का नाम, एज और सैलरी का डेटा होल्ड किया हुआ है इस स्ट्रक्चर ने। तो इसका मतलब क्या है कि नेम ऑब्वियसली हमारे पास कैरेक्टर डेटा टाइप का होता है, इंटेजर हमारे पास, एज जो है वो इंटेजर में होती है, सैलरी हमारे पास फ्लोट में भी हो सकती है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इन सब को एक पर्सन के स्ट्रक्चर में सेव करा देते हैं। हम ये काम एरे से नहीं कर सकते थे। एरे के लिए हमें एरे, अगर हम इस एरे से ये काम करते तो हमें कैरेक्टर के लिए अलग एरे बनाना पड़ता, इंटीजर के लिए अलग बनाना पड़ता, फ्लोट के लिए अलग बनाना पड़ता। तो अगर 100 डेटा टाइप का हमारे पास डेटा है, तो फिर हमें 100 एरेज बनानी पड़ेंगी। तो हम लोगों को इसलिए अपने काम को आसान करने के लिए हम क्या करते हैं, एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, और उस स्ट्रक्चर के अंदर हम अपने सारे वैल्यू, हम अपने सारे डेटा को सेव करा देते हैं। अब यहाँ पर बात आती है हमारे उस पैकेट को खोलने, पर्सन P1, ठीक है। हमने P1 कह दिया, और हमने कहा सी आउट कराए इंटर फुल नेम, सी इन यानी कि फुल नेम लिखा, और हमने सेव करा दिया किसके अंदर, P1 डॉट नेम के अंदर। अब वो जो पैकेट बंद किया था ना, वो यहाँ पे इस P1 की फॉर्म में खुल गया है वो पैकेट, यानी पर्सन का ऑब्जेक्ट बनाया P1, और हमने उस पैकेट को ओपन कर लिया P1 के फॉर्म से। बहुत से पर्सन हो सकते हैं, इसलिए हमने P1 के नाम से ऑब्जेक्ट बनाया, हम P2 के नाम से। जैसे कि अगर मैं पर्सन का स्ट्रक्चर बना रही हूँ और मुझे डेटा सेव करना है तुम लोगों की क्लास का, तो अगर मैं तुम लोगों की क्लास का डेटा सेव करती हूँ, तो हर पर्सन का अलग डेटा होगा, हर किसी का अलग नाम है, हर किसी की अलग एज है, हर किसी की अलग सैलरी, तो चलो तुम लोगों की नहीं है, फीस कह देते हैं, चलो तुम लोगों की अलग फीस होगी, या फीस सेम है तो एज और नेम तो सेम नहीं हो सकता ना आप लोगों का। तो इसी तरह से हम, अगर मैं तुम लोगों की क्लास के लिए बना रही हूँ, तो मैंने सबसे पहले, तुम लोग अगर 40 स्टूडेंट्स हो तो 40 मेरे ऑब्जेक्ट्स बन जाएंगे ना, पर्सन P1, पर्सन P2, पर्सन P3, इसलिए हमने P1 से ओपन किया, और मैं इसको जितनी दफा मर्जी ऑब्जेक्ट बना सकती हूँ। यहाँ पे मैंने सिर्फ एक ही बना के दिखाया हुआ है।
लेकिन हम इनका मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। आप बना के देखिएगा और ये करके देखिएगा, ठीक है। इसी तरह से हमने सारा वैल्यू सेव करवाई, फुल नेम वे सेव कराया, एज सेव कराई, सैलरी सेव करवाई, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, डिस्प्ले करवा रहे हैं P1 डॉट नेम, P1 डॉट एज, P1 डॉट सैलरी। तो हमें पता क्या चल रहा है, नेम एज सैलरी। ये हम करके देखेंगे रन अभी प्रोग्राम, हमें पता चल जाएगा। सिंपल है, बस मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ सी इन करवाया है। जो कुछ भी यूजर से इनपुट लिया है, एज सैलरी और नेम को, और वो सेव करवा दिया है P1 डॉट एज, P1 डॉट सैलरी, P1 डॉट। अब ये P1 डॉट नेम क्या है, ये P1 टाइप का पर्सन का एक ऑब्जेक्ट बना है जो कि जा रहा है किसके पास, इस नेम के पास, और उसमें इसने ये सेव करा दिया। फिर P1 डॉट का एक ऑब्जेक्ट बना है जो कि जा रहा है किसके पास, इस एज के पास। P1 डॉट टाइप का एक ऑब्जेक्ट बना है जो कि जा रहा है सैलरी के पास। कहाँ से, सैलरी के पास, यहाँ हमारे पास यहाँ पे सैलरी भी थी, ठीक है। इसी तरह से डिफरेंट हमारे ऑब्जेक्ट्स बन सकते हैं। P2 भी करके हम देख लेंगे, ठीक है। आप लोग P2 भी करके देखिएगा प्रैक्टिस के लिए। फिर हमने उसको डिस्प्ले करा दिया, चेक करने के लिए कि हमारे पास डिस्प्ले हुआ है या नहीं। तो इसका कुछ इस तरह से आउटपुट आना चाहिए हमारे पास। फुल नेम यूजर ने ये दिया, एज ये दी, सैलरी ये दी, और डिस्प्ले करवाई जब हमने इंफॉर्मेशन, डिस्प्लेइंग इंफॉर्मेशन, ये एक मैसेज है हमारे पास। जब हमने डिस्प्ले करवाई इंफॉर्मेशन तो हमारे पास ये इंफॉर्मेशन डिस्प्ले हो गई, नेम एज सैलरी। नेम एज सैलरी इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि हमने सी आउट में पहले नेम का नेम कहा हुआ है, उसके बाद उसकी वैल्यू प्रिंट करवाई है एज, फिर उसके बाद उसकी वैल्यू प्रिंट करवाई है, ठीक है। बहुत सिंपल सा टॉपिक था। अब पॉइंटर्स टू स्ट्रक्चर की बात करते हैं क्लास। पॉइंटर्स में आप सब बहुत ज्यादा थोड़ा सा परेशान होते हैं। सबसे पहले तो पॉइंटर्स को पता होना चाहिए पॉइंटर्स क्या होते हैं। क्लास पॉइंटर कोई इतना हार्ड एंड फास्ट ट्रिकी आपके पास कॉन्सेप्ट नहीं है। पॉइंटर्स का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल और बहुत आसान है। पॉइंटर का कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या है, पॉइंटर क्या करते हैं, पॉइंटर जो है जैसे कि वेरिएबल है, बिल्कुल सिंपल पॉइंटर वैसे ही एक वेरिएबल होता है। लेकिन पॉइंटर जैसे वेरिएबल मेमोरी में लोकेशन मेमोरी वेरिएबल को लोकेशन एलोकेट करती है, इसी तरह मेमोरी जो है पॉइंटर्स को भी लोकेशन एलोकेट करती है। वेरिएबल और पॉइंटर्स में डिफरेंस ये होता है कि वेरिएबल जो है वो वैल्यूज को स्टोर किया हुआ होता है, वेरिएबल में वैल्यूज को स्टोर किया हुआ होता है। लेट सपोज मैं इंटीजर ए कहती हूँ, तो इंटीजर ए के अंदर मैंने वैल्यू डाल दी 15, तो इंटीजर ए जब प्रिंट कराऊंगी तो 15 प्रिंट होगा। लेकिन अगर मैं पॉइंटर ए कहती हूँ तो पॉइंटर ए का मतलब है कि कोई इंटीजर ए होगा जिसका एड्रेस उस पॉइंटर ने अपने अंदर सेव किया हुआ है। और जब मैं पॉइंटर ए डिस्प्ले कराती हूँ तो जो इंटीजर ए था जिसकी वैल्यू 15 थी, उसका लेट सपोज एड्रेस था 001, तो पॉइंटर ए जब मैंने डिस्प्ले कराया तो उसका एड्रेस प्रिंट हो जाएगा। मैं अपनी बात को दोबारा रिपीट करती हूँ। अगर मेरे पास एक इंटीजर ए है जिसकी वैल्यू है 15 और उसका एड्रेस मेमोरी पर है 001, तो मैंने उसको डिस्प्ले, मैं वेरिएबल ए को डिस्प्ले कराती हूँ तो मेरे पास 15 प्रिंट होकर आएगा। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ पॉइंटर की, तो पॉइंटर उस किसी ना किसी वेरिएबल के एड्रेस को होल्ड करता है। तो मैंने पॉइंटर ए इसलिए बना दिया कि उसने ए के एड्रेस को होल्ड किया हुआ है। तो अगर मैं पॉइंटर ए को डिस्प्ले कराती हूँ तो वो जाके मेमोरी से, उसने जो उसके अपनी मेमोरी कोई होगी, जैसे कि 003 उसकी अपनी मेमोरी की लोकेशन होगी, लेकिन उसने जो प्रिंट कराया है वो 001 प्रिंट कराया है। 001 का मतलब क्या है कि वो पॉइंटर ए का एड्रेस प्रिंट करा के दे रहा है। क्लियर है क्लास? यहाँ पर पॉइंटर्स का कॉन्सेप्ट आपको आई होप रिपीट हो गया होगा, पॉइंटर्स का कॉन्सेप्ट। अब हम यहाँ पर देखते हैं हम क्या करें, पॉइंटर टू स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे हैं। हमने एक स्ट्रक्चर बनाया है डिस्टेंस, ठीक है। क्लास में पॉइंटर्स टू स्ट्रक्चर आपको नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ, जरा 2 मिनट के बाद। यार मैं